चलो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है, देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। है ना, हमें देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखने की जरूरत क्या पड़ी, राइट? इसको देखने की जरूरत क्यों पड़ी? एक हमने अभी तक टर्म देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये है कि कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो उससे जो भी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं वो। अब अगर हर जगह पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड पास हो रहा है, वो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है मेन वो होता है। तो ये ना कंसिडर करके कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक गिवन पर्टिकुलर एरिया से जब हम क्या करते हैं, फील्ड को कंसिडर करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया से कितना फील्ड पास हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हमको क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे क्या कर ले, दो कंसिडर कर लें कि भाई सेम एरिया है, एरिया हमने क्या कर लिया, सेम ले लिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग कहने का मतलब है एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है, राइट? रिप्रेजेंटेशन पर्पस से जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या करते हैं, ज्यादा बनाते हैं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। और जब लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस कम बनाते हैं, तो हम ये बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। तो पहला तो जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है सीधा सीधा किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे गिवन एरिया से, उतना ही ज्यादा पास होगा। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि एरिया इटसेल्फ हमने कितना लिया है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रेजेंट है, और अगर हम क्या करेंगे, एरिया छोटा लेंगे, एरिया स्मॉल लेंगे, तो कम फील्ड पास होंगे। पर उसी के कंपैरिजन में अगर हम क्या करेंगे, एरिया बड़ा लेंगे, तो फील्ड भी ज्यादा पास होगा। तो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे। तीसरा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन कहने का मतलब है कि हमने उस एरिया को लिया कैसे। तुम खुद इमेजिन करो कि इस डायरेक्शन से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्या है, जा रहा है, हमने एरिया को क्या किया, ऐसे रखा है, तो पूरा का पूरा इससे पास होगा। अगर इसको हम ऐसे रोटेट कर दें, तो कुछ जो फील्ड है वो बाहर से चले जाएंगे और कुछ ही होंगे जो इस एरिया से पास होंगे। और अगर बिल्कुल ऐसे कर दे, तो हम बोलेंगे पूरा का पूरा फील्ड क्या होगा, बाहर से पास होगा। तो ना तो हमने फील्ड चेंज किया है और ना ही हमने एरिया चेंज किया, हमने दोनों के बीच का क्या किया है, ओरिएंटेशन या एंगल चेंज किया। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एरिया कितना है, और दोनों के बीच का एंगल, और वो लेते हैं कितना, कॉस थीटा। तो फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो है क्या, ई ए कॉस थीटा। हम चाहे तो ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को भी हम क्या करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसको जब हम क्या करते हैं, लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब सिंस हमारा जो रिजल्टेंट है वो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है, हम कहेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर इसके यूनिट की बात कर ले, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कुलाम इनटू मीटर स्क्वायर। मतलब ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक टर्म को देखना है कि भाई एरिया को हमने वेक्टर की तरह ट्रीट किया है, तो अगर हमने उसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया है, तो उसका कुछ डायरेक्शन भी तो होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना है। ये हो गया एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सरफेस है वो क्लोज्ड है या ओपन है। मतलब ये हुआ कि लेट्स से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह का प्लेट रखा हुआ है, एक स्क्वायर रखा हुआ है। अब ये जो सरफेस है किसी भी टाइप से कोई क्लोज्ड नहीं है, तो ये हो गया ओपन सरफेस। उसी की जगह पे हमने एक बॉक्स ले लिया या एक क्यूब ले लिया, तो क्यूब में भी हर साइड में क्या है, सरफेस है। तो उसमें जो सरफेस है वो क्या है, एक तरीके का क्लोज्ड है। तो दोनों के लिए लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग होता है। एरिया वेक्टर के अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि ओपन सरफेस ले रहे हैं या क्लोज सरफेस। पहले हम बात कर रहे हैं ओपन सरफेस की। ओपन सरफेस कहने का मतलब है कि इस तरह से हमने क्या कर लिया है, एक एरिया ले लिया, एक प्लेट ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इसके लिए एरिया वेक्टर क्या ले। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो भी हमारे पास प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, लेंगे कि ये डायरेक्शन हो गया। तो लेट्स से अगर ये हमारे पास प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ये भी हो सकता है, एज वेल एज नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो दोनों हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हम कहेंगे इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, ये चाहे तो हम इसको कंसीडर कर लें, चाहे इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा
हम चाहें तो इसे भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मान लो ये ओपन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, लेते हैं, अपोजिट में जनरली नहीं लेते। बट अगर हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, राइट, लेट्स से हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है, एक इस तरह का क्यूब है, तो क्यूब में जितने भी फेसेस हैं, जितने भी सरफेस है, वो एक तरीके से क्या है, क्लोज्ड है। अब लेट्स से इस एरिया को हमने ले लिया, इस वाले फेस को हमने लिया, और हमें क्या करना है, देखना है कि इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी यहां पे भी आती है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी है और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी है। बट हम इसमें कभी भी अंदर वाले को नहीं लेते, राइट, सिर्फ और सिर्फ हम एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे किसे, बाहर वाले को। तो यहां पे बोलना इस तरह से हो जाएगा कि अगर ओपन सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू द फेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है तो हम इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, बाहर के तरफ। क्लियर है ये? अब जब हमने ये क्या कर लिया, सीख लिया, तो यहां पे हमें क्या करना है, एक पॉइंट देखना है। एक पॉइंट ये है कि अगर मैं क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करूं, रखूं, तो उससे नेट फ्लक्स कितना होगा, मुझे वो क्या करना है, जानना है। तो हमने ये बोला नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन, और ये जरूरी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हम यहां से ये निकालना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको किस में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो लेट्स अज्यूम कि क्लोज्ड सरफेस की जगह पे हमने क्या कर लिया है, यही क्यूब का एग्जांपल ले लिया। हमने ये मान लिया कि इसी क्यूब को हमने क्या किया, रखा है, और इसको रखा है कैसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे। ये हो गया क्या, ई वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, नेट फ्लक्स निकालना है, जितने भी इसमें सरफेस है सब, टोटल कितने फेसेस हैं, राइट, टोटल 6 फेसेस हैं। अगर मैं पूरे 6 फेसेस के लिए क्या करूं, फ्लक्स को ऐड कर दूं, तो नेट फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें से टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो बेसिकली जितने भी फेसेस हैं उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब मैं पहला फेस और दूसरा फेस ये ले रहा हूं, मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, पहला फेस है, और ये वाला जो फेस है वो क्या है, सेकंड फेस है। बाकी जितने भी बचे 4 फेसेस, इन सबका जब हम एरिया वेक्टर क्या करेंगे, लेंगे, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो सीधा 0 आ जाएगा। इसी तरह से चाहे तुम नीचे वाले के लिए देखो, तो ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर। फ्रंट फेस के लिए देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना, 90 डिग्री। और सबसे पीछे वाले फेस के लिए देखेंगे तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, और ये हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर देखें तो इनका एंगल कितना, 90 डिग्री। तो हम यहां से कहेंगे कि भाई जो रिमेनिंग 4 फेसेस हैं, इससे जो फ्लक्स होगा 0 होगा, बिकॉज थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। रहेगा शुरू के दो, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इनको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम देखेंगे कि भाई इसके लिए एरिया वेक्टर लेंगे इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। इसके लिए एरिया वेक्टर लेंगे इस डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू कितनी, 0, राइट। ये हमने मान लिया कि इसके लिए जो निकाल रहे हैं फ्लक्स हो गया φ1, और इसके लिए निकाल रहे हैं क्या, φ2। अब अगर मैं यहां पे क्या करूं, पहले तो φ1 निकाल लूं, तो φ1 की वैल्यू हम क्या करेंगे, लिखेंगे φ1 इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1, तो यह जाएगा -EA, राइट। इसी तरह से अगर हम क्या करें, सेकंड फ्लक्स निकालें इसके लिए, तो हम लिखेंगे E मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई cos 0, तो ये हो जाएगा क्या, +E। अगर मैं अब नेट फ्लक्स निकालूं, तो पहले तो ये 3 जो थे इधर 4 जो है वो तो 0 हो चुके, अब ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारा जो नेट फ्लक्स आ रहा है वो कितना जा रहा है, 0। तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, इससे नोट करके भी क्या करेंगे, लिखेंगे, अभी नहीं लिखा रहा मैं, बाद में लिखा दूंगा, कि अगर हम एक क्लोज सरफेस को क्या करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो उससे नेट फ्लक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एग्जांपल भले हमने क्यूब का लिया है, पर हम किसी भी टाइप का सरफेस ले सकते हैं, नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0। लेकिन अगर हम यहीं पे यूनिफॉर्म की जगह पे इमेजिन करो क्या लेते, नॉन यूनिफॉर्म, तो यहां पे अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता, राइट, इसी की जगह पे अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये हो जाता
कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, अलग होता। लेट्स अज्यूम कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E1। तो हम लिखते हैं कि φ1 इज इक्वल टू, लिखते हैं क्या, E1A cos 180, तो ये हो जाता -E1A। इसी तरह से इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता, लेट से कितना हो जाता, E2, तो होता है E2A cos 0 डिग्री, तो माइनस, सॉरी, प्लस E2। क्या अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है? नहीं, राइट। तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं आता, बल्कि जो नेट फ्लक्स आता वो आ जाता क्या, E2 माइनस E1 इंटू ए, बेसिकली नॉन जीरो वैल्यू आएगी अगर एक क्लोज सरफेस को किसमें रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है ये? तो पहले यहां तक क्या करना है, नोट करना है। जब तुम यहां पे पहुंचो तो बताना, मैं इसको क्या करा दूंगा, लिखा दूंगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया, वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। करो। when a closed surface when a closed surface is placed in a uniform electric field, when a closed surface is placed in a uniform electric field, then the net flux through the surface is net flux through the surface is zero। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो बाकी रिमेनिंग भी लिख लो। क्या बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, किसी भी तरीके का शेप होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। हमने बस प्रूफ एक रेगुलर शेप को लेके चला है, इरेगुलर शेप भी अगर होगा तो भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, गॉस थ्योरम से भी समझ में आ जाएगा अभी, है ना। क्वेश्चन इसी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है। अब जो हेमिस्फीयर है वो इस तरह से लिखा दिया हुआ है, ऐसे, राइट। तो कंप्लीट स्फीयर का आधा पार्ट हमने क्या कर लिया, निकाल लिया है, काट लिया है। और इसका जो रेडियस है वो गिवन है कितना, r। तो रेडियस गिवन है r। अब इस हेमिस्फीयर को हमने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ऐसे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E है। अब जो नीचे वाला सरफेस है, लेट से इसको हमने बोल दिया कि ये सरफेस नंबर 1 है, और जो ऊपर का जो सरफेस बचेगा इस तरह से, है ना, इसको हमने बोल दिया कि सरफेस नंबर क्या है, 2। क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लक्स थ्रू surface number 2 will be, surface number 2 will be, right। और ऑप्शन दिया हुआ है E इंटू पाई आर स्क्वायर, E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 3 पाई आर स्क्वायर एंड 0। चलो करो इसे। इससे हमको क्या करना है, बताना है कितना फ्लक्स होगा। देखो इसको अभी मैंने कुछ दिन पहले भी समझाया हुआ है, देखो जरा कितना आ रहा है। लिड रहेगा मतलब रिंग रहेगा या डिस्क रहेगा, उसका टोटल एरिया जितना उसने क्या कर रखा है, वो कर रखा है, कंप्लीट इनक्लोज कर रखा है, वो तो सेम ही होगा ना। नहीं नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड कि सर इसका जो सरफेस एरिया होता है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल एक स्फीयर का कितना, 4 पाई स्क्वायर, तो ऊपर वाले का कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ऐसा कितने कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन। अरे बेशर्मों की तरह, इसमें क्या तुम ऐसे ऐसे उठा रहे हो। ठीक, तीसरा कि सर ये पाई आर स्क्वायर हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। बढ़िया। कितने कह रहे, 0। अरे 0 कितने कह रहे सर, अभी आपने बताया था क्लोज सरफेस से 0 होता है, तो वो याद। ठीक, चलो देखो इसका डिस्कशन पता है अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में किया था, जब एक्सेस प्रेशर निकाल रहे थे, और मैंने तुमको बताया था कि इसमें तुम डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाओगे। क्यों डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से अगर तुम क्या करोगे, चेक करोगे तो हर जगह पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है, तो कैसे निकाल सकते हो, E A cos थीटा। फिर वहां पे मैंने तुमको बताया था कि इसका जो इफेक्टिव एरिया, अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं, चिपका दूं, तो इफेक्टिव एरिया इतना होता है। कैसे, वो भी हम देख सकते हैं। हमें पता है कि ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अगर क्लोज सरफेस है तो जो नेट फ्लक्स होना चाहिए φ1 प्लस φ2 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसकी वजह से φ1 होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे, नीचे के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया वेक्टर नीचे है, एंगल कितना, 180। किसी भी पॉइंट पे देखे हर जगह पे 180 रहेगा।
तो हम लिखेंगे φ1 को लिख सकते हैं E इंटू एरिया इसका पहले सरफेस के लिए कितना है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos 180 cos 180। φ2 मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने लिख दिया φ2 इज इक्वल टू 0। अब cos 180 की वैल्यू माइनस, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो φ2 की वैल्यू कितनी आएगी E इंटू पाई आर स्क्वायर। दोनों से जब इक्वल एंड अपोजिट रहेगा तभी तो नेट क्या हो जाएगा 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई। करो इसे। फिर देखो फ्लक्स के कई क्वेश्चंस हमने क्या किए हैं वेक्टर में, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे तो उस टाइम पे देखा है। क्या है डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या फ्लक्स का एग्जांपल लिया था और वर्क का एग्जांपल लिया था, तो कई सिमिलर टाइप के क्वेश्चन फिर से आएंगे। तो क्वेश्चन लिखना है an electric field of 10 Newton per Coulomb, electric field 10 Newton per Coulomb exists in the direction of x-axis, exists in the direction of x-axis. Then find the flux through a square of side 5 centimeter, square of side 5 centimeter placed in YZ plane, तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। ऑलरेडी ये सारे हमने डॉट प्रोडक्ट में किए हुए हैं, जाके देखोगे तो वहां पे मिल जाएंगे। एक बार यहां भी सॉल्व कर लेना। करो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। तो अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 10 I कैप न्यूटन पर कूलम। अब जो स्क्वायर है वो किसमें YZ प्लेन में। अगर स्क्वायर YZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर लेंगे, तो एरिया वेक्टर किधर होगा एक्स एक्सिस में, राइट। तुम क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो इस तरह से कि ये लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है। अब वाई जेड प्लेन में हमारा जो स्क्वायर है वो ऐसे, राइट, इस तरह से। अब उतना अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता मुझे, देख लो ऐसे, राइट, इस तरह से। तो अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किधर होगा एक्स एक्सिस में। भाई तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड, वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स और एक्स जेड का परपेंडिकुलर वाई। ये सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी किए हुए हैं। तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस में है, बट एरिया कितना है, तो एरिया हम निकालेंगे किससे ए स्क्वायर से। तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ और अगर मैं इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 25 इंटू 10⁻³ I कैप मीटर स्क्वायर। यार हो गया सीधी सी बात। हाँ सॉरी, राइट, माइनस को। अब अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो बस खत्म। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की खासियत क्या है, आई को आई के साथ, जे को जे और के को के के साथ। तो बस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 इंटू 10⁻⁻⁴, या फिर लिख सकते हैं 1 2 3 0.025 और यह आ जाएगा क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक चीज समझना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का जो क्या करेगा एंगल देगा, हमको उसको नहीं लेना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल लेना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसा दे देता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल में हमने अपना प्लेन रखा है, राइट, ये क्या है प्लेन है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल कितना बोल दिया है 30 डिग्री, लेट से बोल दिया क्या थीटा। पर हमें एंगल ये नहीं लेना है, हमें लेना है इसके परपेंडिकुलर के साथ, है ना, परपेंडिकुलर के साथ। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बोल देगा कि भाई ये एंगल कितना है थीटा है, पर एरिया वेक्टर तो ये है ना यार। तो अगर ये थीटा बोलेगा तो हमें इसको लेना है और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस चीज का क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा देगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है ये? ऐसे तो प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, मतलब 90 डिग्री पे रखा है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 मतलब 0 डिग्री। वो इसमें आ गया, है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलती होती है और इतना तो मान के चलो कि दोनों आंसर रहेंगे ऑप्शन में,
है ना, अगर 30 डिग्री बोला 30 डिग्री ले लिया, जबकि लेना क्या था 60 डिग्री। ऐसे समझ में आया ये? चलो इसको भी नोट करो और क्वेश्चन एक और लिखो। अरे ले सकते हैं यार, उधर भी ले सकते हैं ना, बट जनरली क्या फिर माइनस आएगा। अब माइनस का मतलब किसी चीज का अपोजिट होगा। तो किस चीज का अपोजिट है? कुछ रहे रेफरेंस जिसका बताएं कि हम अपोजिट है। जैसे एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा है कि कोई भी डायरेक्शन प्लस या माइनस लिया जा सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, दोनों एक साथ ही लेना है। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन प्लस या माइनस ले सकते हैं जब तक डिफाइन ना हो। तो मैं बोलूं चाहे मैं इसको प्लस लूं तो अपोजिट को माइनस लूंगा, या तो मैं इसको माइनस लूं तो अपोजिट को प्लस लूंगा। पर अगर एक ही डायरेक्शन है तो मैं जानबूझ के इसको माइनस क्यों लूं? बस वही बात हो जाती है और कुछ नहीं। करो, चाहो तो इसको लिख सकते हो, इनकेस अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहां पे तुम नोट के नीचे में लिख भी लेना है। इफ एंगल बिटवीन plane and electric field is theta, if angle between plane and electric field is theta, then angle between electric field and area vector, angle between electric field and area vector will be 90 minus theta, will be 90 minus theta। एक क्वेश्चन और लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given by E vector is equal to EXI cap plus EYJ cap plus EZK cap full stop। Then find the flux through a surface for which coordinates are 0, 0, 0, A, 0 and A, तो ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनको ड्रॉ करके उस सरफेस से हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। करो। जो कोऑर्डिनेट्स दिए सिर्फ और सिर्फ किसका दिया है, एक्स और वाई का, है ना। थर्ड दिया नहीं है, जेड दिया नहीं है, तो सिर्फ एक्स वाई। तो हमने क्या किया, एक तरफ एक्स ले लिया है और एक तरफ क्या ले लिया, वाई ले लिया, और ये चारों पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला है 0, 0 मतलब यहां पे है। सेकंड है 0, A, तो एक्स में कहीं नहीं जाना और वाई में जाना है यहां तक। लेट से ये लेंथ हो गया a, तो ये लिखेंगे क्या 0, A। फिर बोला है a, 0, तो इस लेंथ को हमने a मान लिया, तो ये हो जाएगा क्या a, 0। और फोर्थ है a, यहां पे। तो सिंस x और y दोनों लेंथ क्या है, बराबर हैं, इनको मिलाने से क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा, राइट। एक स्क्वायर मिल गया और इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। अगर मैं इसे क्या करूं, एरिया वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर और एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होगा, z, तो ये क्या हो जाएगा, k कैप। अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स निकाला जाएगा कैसे, E वेक्टर डॉट A वेक्टर से। हमें पता है I को I के साथ, J को J और K को K के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे I और J तो है ही नहीं, तो K को K के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या, EZ A स्क्वायर, राइट। इतना फ्लक्स आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में करवाया हुआ है। एक और क्वेश्चन करना है, ये जेई में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड in a region is given by E naught I cap Newton per coulomb. Then find the flux through a surface for which coordinates are 0, 0, 0, 0,
A कॉमा 0, A कॉमा 0 कॉमा A एंड A कॉमा A कॉमा A। तो 3 डायमेंशन में क्या है, ये दिया हुआ है ना, 0 0 0 0 A 0 A 0 A एंड A A A। इस सरफेस से तुमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। करो, सारे कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो कभी भी ऐसे मत लेना कि ये x ले लिया या y ले लिया और ये z ले लिया। अगर तुम ऐसा लोगे तो जो तीसरा है a कॉमा a वो यहां हवा में आएगा और तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे, समझने में दिक्कत होगी। तो अगेन इसको भी मैंने क्या किया, क्वेश्चन करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव मेरा यही था कि अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो कैसे ड्रॉ करना है। ये सेंटर ऑफ मास में भी काम आता है हमें कि प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स कैसे ड्रॉ करना है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशन में तो ड्रॉ किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन अगेन करवाया हुआ है। तरीका क्या रहेगा कि पहले क्या कर ले, हम एक क्यूब बना ले। क्यूब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसको जब हम क्या करते हैं 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो थोड़ा विजुलाइज करना आसान हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उसको ले लेंगे ओरिजिन, और एक एक्सिस को, एक साइड को एक्सटेंड करेंगे, ये हो गया हमारा एक्स, एक और एक्सटेंड कर दिया ये वाई, और एक को एक्सटेंड कर दिया क्या हो गया जेड। और हमने बोला है कि क्यूब का जो साइड है वो कितना है, ए है। अब अगर हम इन चारों पॉइंट्स को देखें तो पहला है 0 0 0, यही आएगा, ये हो गया 0 0 0। नेक्स्ट है 0 a 0, एक्स में कहीं नहीं जाना, y में a तक जाना है, फिर z में कहीं नहीं जाना, तो 0 a 0 ये वाला पॉइंट हो गया। फिर a 0 a, x में जाना है a तक, y में कहीं नहीं जाना, फिर z में जाना है, ये वाला पॉइंट हो गया a 0 a। फिर बोला है लास्ट a a, x में गए a तक, y में गए a तक, z में गए a तक, ये हो गया क्या a a। इन चारों को जब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो हमें एक सरफेस मिलेगा, राइट। ऐसे इस तरह का एक सरफेस है। जिनको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, इसको अगर हम क्या करें, थोड़ा सा सेट करें तो ये हमें दिखेगा बेसिकली कैसा वो दिख रहा है कि एक क्यूब में 2 साइड ये ले लिए, 2 उसमें ले लिए, और यहां से एक सरफेस हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये एक क्या लिया हमने, सरफेस लिया। अब इसका एरिया हम क्या करेंगे, लेंगे। तो अगर एरिया लेंगे तो देखो, एक तो ए हो गया और दूसरा क्या दिख रहा है, √2a। तो ये वाला जो साइड होगा वो कितना होगा, √2a। तो ये स्क्वायर नहीं बल्कि क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया जब हम क्या करेंगे, लेंगे, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई √2a, सॉरी √2a। तो टोटल हो जाएगा कितना, √2a स्क्वायर, राइट, √2a स्क्वायर। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक्स एक्सिस में दिया है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच, क्योंकि जो प्लेन गया वो डायगोनल दिया हुआ है, तो ये एंगल हो गया 45। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल 45 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी 45 होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। अब फ्लक्स निकाल सकते हैं हम ई ए कॉस थीटा, तो ई की जगह पे लिखेंगे ई नॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड इतना ही है। एरिया की जगह पे √2a स्क्वायर, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। ये टर्म कैंसिल होगा और फ्लक्स आ जाएगा कितना, ई नॉट a स्क्वायर। क्लियर है ये, चलो लिख लो इसको भी जल्दी से, है ना, क्योंकि आज भी हम उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, करीब 1.5 घंटे का टॉपिक है। 1 घंटा आज पढ़े, आधे घंटे कल पढ़े, उससे अच्छा कल कंप्लीट कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आते हैं। साथ ही साथ रॉड और वो बचा हुआ है ना, प्लेट, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे कल, ठीक है। तो आज यहीं तक कर रहे हैं, कल कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलो, थैंक यू।